स्वागत है आपका डेली बाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और साथ ही आंसर के पीछे के रीजंस को भी जानने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो लेक्चर 11 बायोलॉजी चैप्टर 21 तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में है। और जितने चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11 बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो एंड चेक इट आउट फॉर मोर क्वेश्चन वाइज एंड चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन सेक्शन। आज का हमारा पहला सवाल है कि वो केमिकल्स जो रिलीज किए जाते हैं साइनेप्टिक जंक्शंस पे, साइनेप्टिक जंक्शंस मतलब कि जहां पे से कि साइनेप्सिस इधर से उधर ट्रेवल करता है, तो वो जंक्शन हुआ ना, मिल रहा है वो, ठीक है जी। तो वहां पे उस केमिकल को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रहा कुछ ऐसी सी चीज है जो स्रावित हो रही है, एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसिटाइल कोलिन, ACH इसको शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये ACH क्या है? दिस ACH इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है और ऐसे ही एसिटाइल कोलिन जैसे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं। कुछ जो चीजें एक्साइट करते हैं, कुछ जो इनहिबिट करते हैं। दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे पास। न्यूरो मीन्स सीधी सी बात है कि किसी न्यूरॉन के थ्रू आ रहा है, एंड ट्रांसमीटर मतलब कि वो ट्रांसमिट कर रहा है अपने थ्रू मैसेजेस को। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज नेगेटिव। मतलब कि एक जो न्यूरॉन है वो उसमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन का संचालन नहीं हो रहा है तो रेस्टिंग जो रेस्ट पोजीशन में है वो, तो उस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नेगेटिव रहता है। वो ऐसा क्यों रहता है, वो किस आयन की वजह से रहता है? एंड दैट इज बिकॉज ऑफ Na+ एंड K+, सोडियम एंड पोटेशियम। ये देखिए, ये रहा सोडियम एंड इधर पोटेशियम। इसी के बैलेंस की वजह से यहाँ पे ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, वो हमेशा ही नेगेटिव रहता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय। अभी हमने देखा ये किससे मेंटेन हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ 2 और 3 आयंस। तो ये आयन पंप हुआ ना, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ आवर विसरल ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाय। विसरल ऑर्गन के फंक्शन, विसरल हम किसको कहते हैं, जो हमारा अंदर में है, जितने भी बॉडी पार्ट्स के अंदर वाले अंग हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी अंग हैं, जितने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंग हैं, एंड देन एक्सक्रीटरी सिस्टम के हैं, देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, उन सबको हम विसरल ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है जी। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन सा नर्वस टाइप ऑफ सिस्टम कंट्रोल करता है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नर्वस सिस्टम हमारा दो टाइप का होता है, जिसको एक को हम लोग CNS कहते हैं, दूसरे को हम PNS कहते हैं। CNS बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल है मतलब सारी चीजें उसी के द्वारा संचालित होंगी। तो दैट इज संचालित बाय, एक तो ब्रेन, सबसे ज्यादा हर चीज का मास्टरमाइंड है, एंड देन स्पाइनल कॉर्ड, ये है हमारा ब्रेन इस तरीके से, और उसके बाद ये है स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरीके से पूरा का पूरा बॉडी का हमारा जितना भी ढांचा है वो ऐसे ही चलता है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अब दो चीजें हैं, एक तो मोटर न्यूरॉन्स हैं और दूसरे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। और नर्वस सिस्टम हमें पता है कि एक सेल से मिलके बनता है, उस कोशिका का नाम है तंत्रीय कोशिका, और इंग्लिश में हम उसे न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो इनमें आते हैं हमारे मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स ये CNS के पार्ट भी होते हैं, और ये जाकर के उससे ज्यादा मिलते हैं, सेंस कर सकते हैं ना हम उससे, तो ये डायरेक्टली CNS से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है जी। अब देखो मोटर न्यूरॉन के बारे में है कि मोटर न्यूरॉन, फिर अगेन ये इसका क्लासिफिकेशन है दो टाइप में, एक सोमैटिक, एक ऑटोनॉमिक। सोमैटिक मतलब कि ये वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ऑटो मीन्स खुद ब खुद होता है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, खुद ब खुद हो रहा है तो यानी इनवॉलेंट्री को ये कंट्रोल करेगा, और सोमैटिक वॉलेंट्री को कंट्रोल करता है, ठीक है। वॉलेंट्री मतलब हाथ कब चलाना है, पैर कब चलाना है, और ये सारी चीजों को वो कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एंड देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अगेन दो टाइप है, एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक मतलब कि पीस
P for पैसिव, P for पैरा। पैसिव मतलब कि शांत है, आराम से शिथिल पड़ा हुआ कोई चीज है, तो ये रेस्ट की पोजीशन में होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। एंड सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में होता है, जब डर हो गया है, फिर उसके बाद टमी में बटरफ्लाईज बन रही हैं, एक्साइटमेंट है, तो इन सारी चीजों में ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम आता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इन दोनों के काम की वजह से विसरल ऑर्गन काम करेगा ना, क्योंकि कभी कभी ये जितनी भी चीजें होती है, एक्साइटमेंट वाली भी जो पार्ट होती है, वो किसकी वजह से, वो सिंपैथेटिक की वजह से आ रही है, ठीक है, और जो रेस्टिंग पोजीशन में काम हो रहा है वो पैरासिम्पैथेटिक की वजह से हो रहा है। तो ये दोनों का समन्वय है, तभी तो विसरल ऑर्गन काम कर रहे हैं। सो दिस वॉज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि नी जर्क रिफ्लेक्स में इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो, या कौन सा ऐसा पार्ट है जो इन्वॉल्व नहीं रहता है। नी जर्क रिफ्लेक्स में हम देखें तो यहाँ से जर्क आया, दिस वाज द जर्क, यहाँ से इसको मारा गया, नी पे मारा गया, अब ये पूरा का पूरा मूवमेंट हुआ, यहाँ से ट्रांसमिशन हुआ कि यहाँ पे आपको चोट लगी है, यहाँ से मूवमेंट हुआ, ये कहाँ गया, न्यूरो गैंग्लियन, न्यूरॉन के थ्रू पास करते हुए ये गया हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में गया, एंड देन यहाँ से रिस्पॉन्स रिलीज हुआ मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ये देखो यहाँ से ले जाने वाला है सेंसरी न्यूरॉन, सेंस करके उसने बताया कि इससे चोट लगी है, ठीक है। अब उसको रिस्पॉन्स दे रहा है मोटर न्यूरॉन कि अब पैर को हटाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो चोट लगी और नी जर्क रिफ्लेक्स हुआ, इसकी वजह से इसमें कितनी सारी चीजें अवेलेबल हैं जो इन्वॉल्व रहती हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मसल्स, मसल्स भी तो इन्वॉल्व होंगी, तभी तो पता चलेगा ना कि मूव किस तरीके से करना है। सो मसल स्पिंडल बिल्कुल, मोटर न्यूरॉन बिल्कुल, इंटर न्यूरॉन, तभी तो यहाँ पे इंटर न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन के बाद दूसरा न्यूरॉन, दूसरे के बाद तीसरा, और धीरे 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 ये मैसेज ट्रांसफर हुआ है स्पाइनल कॉर्ड तक। लेकिन इसमें कहीं पे भी ब्रेन का फंक्शन नहीं है, ये कंट्रोल हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड द्वारा। नी जर्क रिफ्लेक्स जो है या रिफ्लेक्स आर्क जो है वो किससे कंट्रोल हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से। सो जो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा दैट विल बी ब्रेन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक एंगर, हंगर, हैप्पीनेस, लव, एग्रेशन, ये जितने भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, हेट, ये सारे जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं वो ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय दीज ऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन, और इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, ठीक है जी। आंसर मिल गया हमें, लिम्बिक सिस्टम। अब ये देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें इसमें लिखी हुई हैं, थैलेमस है, थैलेमस के नीचे में है हाइपोथैलेमस, तो ये क्लियर है, हाइपो मीन्स कम होता है, तो उसके नीचे का डिस्टेंस पे है, तो हाइपोथैलेमस है। हेमियोस्टेसिस को मेंटेन कर रहा है, इंफॉर्मेशन को रिले कर रहा है, एमिगडेला है, एमिगडेला क्या करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है। एंड हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस हमारे मेमोरी को कन्वर्ट करता है, मेमोरीज के ऊपर काम करता है। एंड दीज ऑल कंप्लीटली एक साथ मिलकर के ये जब काम करते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को जेनरेट करते हैं, तब उसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रोडोप्सिन विटामिन किस में प्रेजेंट, रोडोप्सिन किस विटामिन में प्रेजेंट होता है, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज प्रेजेंट इन विटामिन ए, विटामिन ए इज कैरेक्टराइज्ड बाय दिस रोडोप्सिन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आई बॉल में 3 लेयर्स होती हैं, इनमें कौन कौन सी हैं, तो आई बॉल की 3 लेयर है हमारी, एक फाइब्रस ट्यूनिक है, वेस्कुलर ट्यूनिक है, एंड देन रेटिना है। फाइब्रस यानी कि यहाँ पे मसल्स हैं, दैट इज स्क्लेरा एंड कॉर्निया, ठीक है। फिर उसके बाद है वेस्कुलर यानी कि यहाँ पे आवागमन है खून का, इसीलिए हम उसको वेस्कुलर बोल रहे हैं ना। एंड देन इसमें है आइरिश, सिलियरी बॉडी, एंड देन कैरोटिड, एंड देन रेटिना, लास्ट वाला इनर स्ट्रक्चर है रेटिना, यहाँ पे न्यूरल लेयर है, न्यूरॉन्स का आना जाना है, एंड देन पिगमेंटेड लेयर है, और यहाँ पे वाले रेटिना में ही बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो दैट विल बी लेंस, एक्वस ह्यूमर, एंड देन विट्रस ह्यूमर। यहाँ पे इस तरीके से बना, ये रहा हमारा,
ये है विट्रस ह्यूमर और ये है, यहाँ पे आता है हमारा एक्वस ह्यूमर। एक्वस मतलब कि पानी, ठीक है जी, पानी आ रहा है तो पानी हमेशा रिप्लेस होते रहता है। आंसू आ गया, खुशी की वजह से आंसू आया, दुख की वजह से हम रो रहे हैं, या फिर किसी भी अनेक प्रकार के कारण से अगर रो रहे हैं तो वो चीजें बार बार रिप्लेस हो रही हैं। लेकिन ये जो विट्रस ह्यूमर है ये एकदम स्थायी है, परमानेंट है। एक बार अगर ये निकल जाती है आंख से तो आंख किसी भी काम का नहीं रहता है। कभी भी आप आंख को टच करो और थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करो तो आई बॉल नीचे थोड़ा सा अंदर की ओर दबता है, तो वो दबता इसी वजह से, विट्रस ह्यूमर की वजह से। और उसको थोड़ा ज्यादा अगर हम पुश कर दे तो आंख के सामने अंधेरा छा जाता है, क्योंकि विट्रस ह्यूमर बिल्कुल दब जाता है। और जैसे ही इसमें कोई भी बदलाव हो रहा है, यहाँ पे जो रेटिना है, इधर वाला जो पार्ट है हमारा, इस पे प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दे रखा है हमें कि वैक्स ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है ईयर कैनाल में, उसको हम क्या कहते हैं। तो वैक्स ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है वैक्स, दैट इज सेरेमन ग्लैंड। तो सेरेमेशियस ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है और जो वैक्स को बनाता है। एंड एक चीज और यहाँ पे बहुत ही खास है जो जानने वाली है कि ईयर वैक्स आर नॉट ऑलवेज वेस्ट। वो वेस्ट नहीं होता है कि हर बार किन्हीं किन्हीं लोगों को आदत होती है कि वो कान साफ करते रहते वैक्स निकालते रहते हैं। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। उससे हम अपने ही ईयर को हार्म कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो ईयर वैक्स होता है ना, कान में जाने वाली गंदगी को छानता है। हवा के साथ साथ जब भी आवाज आ रही है, आवाज के साथ हवा भी पास होता है हमारे कान में, तो उस गंदगी को छानने का काम करता है ये ईयर वैक्स। तो बिल्कुल अगर क्लीन रहेगा, तो ये देखिए अगर ये बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पे ईयर वैक्स नहीं है, तो डायरेक्टली कोई भी तरंग आई और यहाँ पे चली गई, ईयर ड्रम पे चली गई। तो अगर एक बार ये ईयर ड्रम डैमेज हो गया तो दैट विल कॉज परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग। इसकी वजह से परमानेंट लॉस हो सकता है, क्योंकि यही है जो एयर की फ्रिक्वेंसी को कैच करता है, उसी हिसाब से ये हिलता डुलता है और फिर यहाँ से ये ट्रांसफर होता है ईयर ऑसिकल्स में और तब ये इंटर करता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स में, वेस्टिबुलर नर्व्स में, और धीरे 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 ये कंप्लीट इसका उत्सर्जन होता है, सॉरी कंप्लीट इसको पूरी की पूरी तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है। और तब जाके हमें समझ आता है कि ये क्या चीज सुना गया है, क्या चीज मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर ड्रम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ईयर ड्रम की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे वैक्स प्रेजेंट रहता है। तो सारा वैक्स निकाल देने का मतलब है कि हमने एक्सपोज कर दिया है ईयर ड्रम को डायरेक्टली इन्वायरमेंट के पास। एंड देन हमें दे रखा है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड आर पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड स्वेट ग्लैंड तो पता ही है, इसको हम कहते हैं श्वेत ग्रंथि, इसकी वजह से पसीना आता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये बताना है कि ईयर का कौन सा पार्ट है जो हियरिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट पार्ट इज कॉक्लिया। जो ये कॉक्लिया है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कॉक्लियर नर्व, और ये रहा कॉक्लिया, यहाँ पे से ही फॉर्मुलेट होता है और ये नर्व इम्पल्स की तरफ बन के जाता है। तो हमें समझ में आता है कि हमने क्या सुना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गन ऑफ कॉटी। जो ये स्ट्रक्चर है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया। तो ईयर का डायग्राम अगर हम देखें तो ईयर के डायग्राम में हमें पता चलता है कि ये देखिए, ये रहा कॉक्लियर डक्ट, ये वाला है कॉक्लियर डक्ट, और यहीं पे आता है जो ये धागे जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, पतला पतला रेशे जैसा, इसको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। अब ये क्या करता है कि जैसे ही यहाँ पे कोई तरंग उत्पन्न होती है, जो इसके पास इंफॉर्मेशन आता है, इसकी वजह से ये अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। तो जब ये मूवमेंट करता है तो जैसे ऊपर ये मूवमेंट करता है तो ये ऊपर की ओर टच करता है एंड नीचे की ओर जाता है। तो इसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो ये तरंग है, इंफॉर्मेशन है, ये मिलता है अंदर कॉक्लिया को, ये इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दिस इज प्रेजेंट नियर और इन कॉक्लिया, ये कॉक्लिया में ही प्रेजेंट होता है। नाउ मूविंग टू द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में देखा भी गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास कैसे होता है, उसका ऑर्डर क्या है।
तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होने के लिए ये देखिए, ये तो एक एंडिंग है, एक्सॉन की एंडिंग है जिसको हम नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। ये जाकर के जुड़ गया है दूसरे किसी डेंड्राइट से, न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा, यहाँ पे आया। तो सबसे पहले कहाँ पे आया? डेंड्राइट में आया। फिर ये मैसेज पूरे के पूरे सेल बॉडी में, इसको सेल बॉडी बोलते हैं, यहाँ पे ये पूरा का पूरा आया, फैल गया। फिर यहाँ से ये इधर से मूव होना शुरू हुआ, धीरे धीरे मूव होते 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 ये जंप करते मूव होते, एक्सॉन से पास होते हुए एक्सॉन के लास्ट वाले पोर्शन, एक्सॉन एंडिंग, टिप ऑफ एक्सॉन पे जाता है। एंड देन फिर यहाँ पे अगेन ये दूसरे वाले डेंड्राइट से अटैच होता है और दूसरे न्यूरॉन में ये मैसेज पास हो जाता है। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा? दैट सीक्वेंस विल बी फर्स्ट डेंड्राइट, ठीक है, फिर सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, एंड देन साइनेप्टिक नॉब। ये साइनेप्टिक नॉब क्या है? दिस इज साइनेप्टिक नॉब, ये वाला जो पोर्शन है, पहले वाले का एक्सॉन एंडिंग और दूसरे वाले का डेंड्रॉइड जब मिलता है ना, ये दोनों जब डेंड्राइट और एक्सॉन मिल रहे हैं, एक्सॉन का एंडिंग मतलब कि जब भी मिल रहे हैं तो वहां पे बनता है नॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि हम साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईयर का काम होता है बॉडी को बैलेंस करना और पोस्चर को बनाना। इस पे हमें चर्चा करनी है, कमेंट करना है। यस, उसका काम होता है, ये करता है काम, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन, ईयर का कौन सा पार्ट है जो लेता है? एंड दैट इज सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल। इन दोनों की वजह से बॉडी का बैलेंस और पोस्चर मेंटेन रहता है और साथ ही में बॉडी में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेल्स ऑफ रेटिना इनेबल अस टू सी कलर्ड ऑब्जेक्ट अराउंड अस। वो कौन से सेल्स हैं? एंड दे आर कॉल्ड कोन्स सेल। वो कोन्स होते हैं, रॉड एंड कोन्स दो होते हैं, तो जो हमें कलर दिखाते हैं दैट इज C4 कलर, C4 कोन्स। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, तो वो है कोन सेल्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कि साउंड का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो साउंड का ट्रांसमिशन होता है, पहले एक्सटर्नल ऑडिटरी नर्व के पास जाता है, फिर ईयर ड्रम के पास जाता है, फिर तीनों के तीनों ईयर ड्रम से देखिए तीनों की तीनों हड्डियां कैसे लगी हुई हैं, MIS के फॉर्मेशन में है। मेलस इनकस स्टेप्स को मिलती हैं, स्टेप्स जा करके देता है कॉक्लिया को, एंड कॉक्लिया फिर कॉक्लियर नर्व को देता है। और इस ये पूरा एक जो सीक्वेंस बन रहा है ना, दिस सीक्वेंस हेल्प्स इन, जैसे कि पहले वाले में था कि एक सीक्वेंस था साइनेप्सिस का, कैसे मूवमेंट होता है, और इसी तरीके से साउंड वेव का मूवमेंट होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सॉन मेम्ब्रेन जो रहता है वो पोलराइज्ड रहता है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन लीडिंग टू द पोलराइजेशन, और इसको हमें बताना है कैसे होता है ये, ठीक है जी। तो ये होता है कि एक्सॉन एक्साइट होता है बिकॉज ऑफ देयर मेम्ब्रेन्स एंड इन अ पोलराइज्ड स्टेट, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल को प्रोजेक्ट करते रहता है। जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है सारे आयंस बाहर, जैसे इंफॉर्मेशन गई सारे आयंस अंदर। इसका बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है, गो देयर एंड चेक इट आउट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है ब्रेन के प्रोटेक्शन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व रहता है, एंड दैट इज क्रेनियल मैनिंजेस। उसको हम कहते हैं क्रेनियल मैनिंजेस, जो ब्रेन को कवर करता है। और ये क्रेनियल मैनिंजेस भी 3 लेयर से बना होता है, ठीक है जी। एक है ड्यूरा मैटर जिसको हम आउटर लेयर कहते हैं, देन एरेकिनोइड मिडिल लेयर, एंड देन पाया मैटर। पाया मैटर इज इनर लेयर ऑफ ब्रेन विच इज ये दिस पाया मैटर लेयर इज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ ब्रेन, ठीक है। तो दिमाग को भी प्रोटेक्ट करने के लिए मैनिंजेस हैं। अब उन मैनिंजेस के भी 3 लेयर्स हैं, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जब 3 लेयर हैं तो इनमें अपर, लोअर और मिडिल होगा ही कोई ना कोई लेयर। तो सबसे नीचे होता है पाया मैटर, सबसे बीच में होता है एरेकिनोइड, एंड सबसे ऊपरी सतह को हम कहते हैं ड्यूरा मैटर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुत सारे एग्रेसिव बिहेवियर, अब्यूजिव वर्ड और रेस्टलेसनेस को ब्रेन रेगुलेट करता है। तो नेम द पार्ट विच इज इन्वॉल्व इन दिस। अगेन एक तो है हमारा हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, ठीक है जी। और ये किसके द्वारा होता है? इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ब्रेन का ये लोकेशन है।
और इसमें लिम्बिक लोब है जहाँ पे कि पूरा लिम्बिक सिस्टम है, जो अभी हमने देखा भी था स्ट्रक्चर। और ये लिम्बिक सिस्टम along with hypothalamus, they all are involved in maintaining these all kind of behavior. Now moving to the next question, ग्रे और व्हाइट मैटर जो ब्रेन में प्रेजेंट रहता है उसका मतलब क्या है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ग्रे जो मैटर है, दिस इज द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के बहुत सारे सेल बॉडीज को रिप्रेजेंट करता है ग्रे मैटर। एंड व्हाइट मैटर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सॉन्स, यानी कि ये जो धारी स्ट्रक्चर बना हुआ था, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको रिप्रेजेंट करता है व्हाइट मैटर। और जो सेल बॉडी होता है उसको रिप्रेजेंट करता है ग्रे मैटर। इसी वजह से जो व्हाइट मैटर है वो लाइटर अपीयरेंस है, उसका रंग हल्का है, तो इसी वजह से उसको हम व्हाइट मैटर बोलते हैं। ठीक है जी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हंगर सेंटर ह्यूमन ब्रेन में कहाँ पे है? जब पता चलता है कि हमें भूख लग गई है, कुछ खाना है, तो भूख का केंद्र कहाँ है? दैट इज हाइपोथैलेमस, हंगर को मेंटेन करता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंसरी ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन वर्टिगो? अब वर्टिगो क्या होता है? सेंसेशन ऑफ वनसेल्फ और ऑब्जेक्ट स्पाइनिंग अराउंड। साथ में मतलब आसपास में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है और हमें क्या सेंसेशन हो रहा है, उन सब का सेंसेशन कौन करता है? दैट ऑर्गन इज ईयर। ईयर में जो सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, इंटरनल ईयर का पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल, तीनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे 90 डिग्री पे इंक्लाइंड रहता है। और ये तीनों कैनाल की वजह से हमें स्पिनिंग मूवमेंट पता चलता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर एल्टीट्यूड पे कोई पर्सन गया है घूमने के लिए, तो उसको डिजीनेस होता है, वॉमिटिंग होती है। तो ईयर का कौन सा पार्ट है जो ये जर्नी को डिस्टर्ब कर रहा है इस तरीके से? एंड दैट पार्ट इज सेमी सर्कुलर कैनाल। इसी की वजह से ये डिजीनेस और वॉमिटिंग सेंसेशंस आती हैं। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, अब हमें मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा क्या है। तो पहला दे रखा है रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्ट में है, इसका मतलब कि जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो न्यूट्रल है, न्यूरल मेम्ब्रेन का बिल्कुल रेस्ट में है। नर्व इम्पल्स मतलब कि इलेक्ट्रिक वेव लाइक स्ट्रक्चर जो कि पास हो रहा है वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहा है किसी भी चीज को। साइनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब कि एक गैप, उस साइनेप्सिस के दरमियान जो फर्स्ट इमेज लगी हुई थी वहां पे देखिएगा तो थोड़ा सा गैप है, उस गैप को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। एंड देन न्यूरोट्रांसमीटर आर सिंपली केमिकल्स जो कि ट्रांसमिशन में नर्व इम्पल्स के मदद करते हैं साइनेप्सिस होने के लिए। सो दिस वाज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाएं वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। Until then, stay tuned, stay connected, stay healthy. God bless you all.